पूरे नदी तंत्र को पश्चिम से पूर्व की ओर 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले सिंधु तंत्र, फिर गंगा तंत्र और आखिर में ब्रह्मपुत्र तंत्र। यह अप्रोच एग्जाम के लिए बहुत सही रहेगी। सीक्वेंस याद रखना आसान हो जाता है। तो चलिए सीधे मानसरोवर के पास तिब्बत के उस ऊंचे पठार पर चलते हैं जहां से पश्चिम की ओर बहने वाली सिंधु नदी यानी इंडस रिवर की शुरुआत होती है। हाँ, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास मानसरोवर झील के निकट होता है। अगर हम इसके पूरे सफर की बात करें तो यह कुल 3,880 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। राइट। और इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत दिलचस्प है। ये तिब्बत से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख के इस ठंडे मरुस्थल और बंजर पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ये गिलगिट बाल्टिस्तान की ओर जाती है। और यहीं पर वो गॉर्ज वाली बात आती है ना, जो आपने अभी बताया था। एग्जैक्टली। नंगा पर्वत के उत्तर में जहां ये नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़ती है, वहां ये अटक के पास एक बहुत ही विशाल गॉर्ज बनाती है। इसका डायरेक्ट एग्जाम फैक्ट ये है कि ये खाई 5181 मीटर गहरी है। ओह वाओ, 5181 मीटर। मतलब नदी एक ऐसी खाई के बीच से बह रही है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इतने दुर्गम इलाके से गुजरने के बाद अंततः ये नदी पाकिस्तान होते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। सही कहा। लेकिन देखिए, ये अकेली नहीं बहती। रास्ते में ऐसे कई सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। अगर हम दाएं तट यानी राइट बैंक की नदियों की बात करें तो इनमें श्योक, गिलगिट, हुंजा और नुब्रा शामिल हैं। ये मुख्यतः लद्दाख और काराकोरम के ग्लेशियर से आती हैं। हाँ, और क्योंकि लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, तो इन नदियों का पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने पर ही टिका है। अच्छा, दाएं तट की नदियां तो हो गई, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली पंचनद से आते हैं। पंजाब की वो 5 नदियां। बिल्कुल। बाएं तट की नदियां पूरे उत्तर पश्चिमी मैदानों का भूगोल तय करती हैं। इन 5 नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम अक्सर बहुत भ्रम पैदा करता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो चलिए इस जटिल नेटवर्क को एक एक करके सुलझाते हैं। शुरुआत सबसे उत्तरी नदी झेलम से करते हैं। इसका जन्म पीर पंजाल पर्वतमाला के वेरीनाग झरने से होता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। झेलम कश्मीर घाटी से होकर बहती है, जो एक समतल मैदान जैसा है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र में होने के बावजूद ये विसर्प यानी मियांडर्स बनाती है। और हाँ, श्रीनगर शहर इसी के तट पर बसा है और ये वुलर झील से होके बहती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अंत में ये पाकिस्तान के झंग के पास जाकर चिनाब में मिल जाती है। बिल्कुल। अब इसके बाद नंबर आता है चिनाब नदी का। अगर कोई पूछे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो जवाब चिनाब है। लेकिन ध्यान रहे, ये सबसे बड़ी होने का पैमाना लंबाई नहीं है। राइट, ये जल आयतन या वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी है। मतलब इसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। वहां से 2 नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा। ये दोनों तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जिसके बाद इसे चंद्रभागा या चिनाब कहा जाता है। और चिनाब के बाद दक्षिण की ओर बढ़ने पर हमें रावी नदी मिलती है। रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में स्थित कांगड़ा घाटी से होता है। यह चंबा घाटी से बहते हुए पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चिनाब में मिल जाती है। सही है। अब रावी के बाद जो नदी आती है वो बहुत खास है। हम बात कर रहे हैं ब्यास नदी की। ओहो, ब्यास तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि पूरे सिंधु तंत्र में ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्ट एग्जाम एमसीक्यू है। ये कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं करती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में हरिके नामक स्थान पर पहुंचकर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। और हरिके वही जगह है जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। खैर, ब्यास के बाद आती है पंचनद की सबसे दक्षिणी नदी सतलुज। हाँ, और सतलुज की कहानी फिर से उसी जिद्दी पूर्ववर्ती अफवाह से जुड़ती है। इसका उद्गम भारत में नहीं होता। ये तिब्बत के राकसताल से निकलती है और हिमालय को गहराई से काटती हुई शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध इसी पर है ना? एग्जैक्टली। और आखिरकार ये बाकी सभी नदियों का पानी समेटते हुए पाकिस्तान के मिथनकोट के पास मुख्य सिंधु नदी में मिल जाती है।
तो ये तो हो गया पूरा सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र। गंगा तंत्र बहुत ही विशाल है और इसे समझना काफी दिलचस्प है क्योंकि गंगा शुरुआत में गंगा होती ही नहीं है। मतलब ये किसी एक ग्लेशियर से गंगा के नाम से नहीं निकलती। मैं चाहूंगी कि आप पंचप्रयाग का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए अलकनंदा नदी को एक मुख्य धारा मान लेते हैं। जैसे जैसे ये पहाड़ों से नीचे उतरती है, इसमें अलग अलग नदियां जुड़ती हैं। सबसे पहले विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से धौलीगंगा, जिसे विष्णु गंगा भी कहते हैं, आकर मिलती है। और फिर ये धारा आगे बढ़कर नंदप्रयाग पहुंचती है, जहां नंदाकिनी नदी इसमें शामिल होती है। राइट। फिर तीसरा संगम है कर्णप्रयाग, जहां पिंडार नदी मिलती है। चौथा है रुद्रप्रयाग, जहां दाईं ओर से मंदाकिनी नदी आकर जुड़ती है। और अंततः आता है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। और इसी महासंगम के बाद इस विशाल जलधारा को गंगा कहा जाता है। एग्जैक्टली। और एक एग्जाम फैक्ट ये है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, कुल 2525 किलोमीटर। हाँ, तो पर्वतों से उतरकर ये हरिद्वार में मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। फिर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का सफर तय करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आकर कुछ अजीब होता है। आप फरक का विभाजन या फरक का बाइफर्केशन की बात कर रही हैं? हाँ, नदी अचानक दो वितरिकाओं यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्यों बढ़ जाती है? देखिए, जब नदी समुद्र के करीब होती है तो उसका ढलान कम हो जाता है, ऊर्जा खत्म होने लगती है। वो जो भारी मात्रा में गाद या सिल्ट लाती है, वो रास्ते में ही जमा होने लगता है। इसीलिए नदी दो धाराओं में टूट जाती है, एक हुगली जो दक्षिण की ओर बंगाल में जाती है, और दूसरी मुख्य धारा पद्मा जो सीधा बांग्लादेश चली जाती है। समझ गए। अब अगर हम गंगा की सहायक नदियों को देखें तो इन्हें बाएं तट यानी हिमालयी और दाएं तट यानी प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा जा सकता है। दाएं तट पर सबसे अहम है यमुना। बिल्कुल। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ से निकलती है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर गंगा में मिलती है। और यमुना की भी अपनी उप सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और टोन्स। इन्हें भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, दाएं तट पर एक और बहुत ही अनोखी नदी है, सोन नदी। अरे हाँ, सोन नदी एक प्रायद्वीपीय अफवाह है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर सीधे उत्तर की दिशा में बहती है। ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि ज्यादातर नदियां पूरब या पश्चिम जाती हैं और सीधे दानापुर, पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम फैक्ट है। अब अगर बाई तट की बात करें तो घाघरा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। घाघरा के बारे में एक सो व्हाट इनसाइट देता हूँ। हाँ, नर्मदा और तापी को जुड़वा कहा जाता है। ये एमपी के बैतूल जिले में सतपुरा रेंज के मुल्ताई से निकलती है और मैप देखकर साफ लग रहा है कि ये नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल बह रही है। पैरेलल बहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि तापी भी एक दूसरी बिल्कुल समानांतर रिफ्ट वैली में बहती है। नर्मदा और तापी एग्जाम के नजरिए से ट्विन है, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। दोनों वेस्ट फ्लोइंग हैं, दोनों भ्रंश घाटी में हैं और दोनों एस्चुरी बनाती हैं। सेम टू सेम प्रोफाइल है। बस यहाँ ना परीक्षार्थियों को एक कंफ्यूजन से बचना होता है। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है, जबकि तापी नदी पर गुजरात में उकाई बांध स्थित है। सूरत शहर इसी तापी नदी के तट पर है। एग्जामिनर अक्सर उकाई दाम को नर्मदा के ऑप्शन के साथ मैच करके कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ओह, तो क्रॉस मैच का ट्रैप बनाते हैं। इस वेस्ट फ्लोइंग सीक्वेंस में अब थोड़ा नॉर्थ की तरफ राजस्थान चलते हैं। यहाँ अरावली पर्वतमाला, स्पेसिफिकली उदयपुर से साबरमती नदी निकल रही है। ये उत्तर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। और गुजरात के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर अहमदाबाद और गांधीनगर इसी के तट पर बसे हैं। लेकिन इस लिस्ट में अगली नदी जो मुझे दिख रही है, लूनी नदी, वो पूरी ज्योग्राफी की सबसे अनोखी एंट्री लगती है मुझे। लूनी सच में एक अजीब फिनोमेनन है। परीक्षा के लिए ये बेहद खास है, क्योंकि ये आम नदियों के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करती। सच में इसका पैटर्न अजीब है। उद्गम अजमेर के पास पुष्कर घाटी से होता है, लेकिन मैप पर देखिए इसकी नीली लाइन समुद्र तक पहुंच ही नहीं रही। ये कच्छ के रन में आकर अचानक विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है एकदम। हाँ, पीडीएफ में इस वर्ड को हाईलाइट किया गया है, अंतःस्थलीय अपवाह यानी इनलैंड ड्रेनेज।
और इसमें एक और आश्चर्य की बात जोड़ी गई है कि बालोतरा शहर तक इसका पानी मीठा होता है, पर उसके बाद अचानक खारा यानी सॉल्टी हो जाता है। इसकी सहायक नदियां सुकरी, जवाई और बांडी हैं। समुद्र तक ना पहुंचना तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये अचानक नमकीन कैसे हो गया? इसे समझने के लिए एक एनालॉजी सोचिए। अगर गरम तवे पर यानी फ्राइंग पैन पर एक ग्लास पानी डाला जाए तो क्या होगा? पानी इवेपोरेट हो जाएगा। राइट। पानी तवे के किनारे तक बहकर नहीं जाएगा, वो बीच में ही उबलकर भाप बनकर उड़ जाएगा। थार डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ का इलाका बिल्कुल उसी गर्म तवे जैसा ही है। यहाँ धूप और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लूनी नदी का ज्यादातर पानी इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, तो खारेपन का क्या राज है? वो राज छुपा है कच्छ के रन की मिट्टी में। सदियों से अरब सागर की हवाएं अपने साथ नमक लाकर इस जमीन पर बिछाती रही हैं। जब लूनी बालोतरा के आगे इस नमकीन मिट्टी वाले इलाके में एंटर करती है तो वो बचा हुआ इवेपोरेट होता पानी इस नमक को अपने अंदर घोल लेता है। ओह वाओ! नदी विलुप्त हो जाती है और पीछे छूट जाता है सिर्फ खारा पानी और नमक का दलदल। यही अंतःस्थलीय अपवाह है और ये एमसीक्यू ट्रैप्स में हमेशा पूछा जाता है। लूनी इज द आंसर। ये हॉट पैन वाली एनालॉजी ने ना कंसेप्ट एकदम दिमाग में छाप दिया। और वेस्ट फ्लोइंग रोमांस के इस सेक्शन को मैं पेरियार नदी के साथ समाप्त करना चाहूंगी। इसे लाइफलाइन ऑफ केरला कहा जाता है। शिवागिरी पहाड़ियों से निकलकर ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरने से पहले वेम्बनाड झील में मिलती है। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है और ये एक बेहद सेंसिटिव इकोसिस्टम है। पेरियार नदी इस झील के खारेपन को ना बैलेंस करती है। अगर पेरियार ना हो तो वहां की पूरी बायोडाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी। तो पश्चिमी घाट के उस तरफ छोटी, तेज और एस्चुरी बनाने वाली नदियों की पूरी मैकेनिक्स अब हमने समझ ली हैं। अब हम प्लेटो के नेचुरल टिल्ट यानी उस ढलान के साथ चलेंगे जो पूर्व ईस्ट की तरफ जाता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का गेम ही अलग है। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत का 77% पानी इधर ही बहता है और बंगाल की खाड़ी में मिलता है। ये ढलान लंबा है, घाटियां उथाली है और क्योंकि स्पीड कम होती है, ये नदियां बहुत विशाल डेल्टा बनाती हैं। पूर्व की नदियों का पूरा चरित्र पश्चिम से अलग होता है। यहाँ का मुख्य शब्द है कैचमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र। क्योंकि ये नदियां बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं, ये अलग अलग राज्यों से आने वाली हजारों छोटी बड़ी सहायक नदियों का पानी इकट्ठा करती हैं। इससे इनका आकार बेहद विशाल हो जाता है। और इस विशालता का सबसे बड़ा उदाहरण डेफिनेटली गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से शुरू होकर ये पूरा पेनिनसुला क्रॉस करती है। इसका बेसिन इतना विशाल है और इसकी उम्र इतनी ज्यादा है कि इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसकी ट्रिब्यूटरीज पर आते हैं। हाँ, परीक्षा में इसकी सहायक नदियों के सीक्वेंस पर लगातार क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लेफ्ट बैंक यानी बाईं ओर से देखें तो पेंगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती और साबरी हैं, जबकि राइट बैंक से प्रवरा और मंजीरा आकर मिलती हैं। गोदावरी पर डिस्कशन करते वक्त ना हमें एक एमसीक्यू ट्रैप पर विशेष ध्यान देना होगा जो स्टूडेंट्स को अक्सर माइनस मार्किंग की तरफ ले जाता है। वो कौन सा ट्रैप है? अगर सवाल पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है, तो जल्दबाजी में लोग आंसर गंगा टिक कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में सबसे बड़ा रजिस्टर होता है और लोग गंगा को ऑटोमेटिकली बड़ा मानते हैं। ओह, पर वहां प्रायद्वीपीय लिखा होता है। एग्जैक्टली। द्वीपीय कंडीशन लगते ही आंसर गोदावरी हो जाना चाहिए। दूसरा टेक्निकल पॉइंट इनकी सहायक नदियों का है। वर्धा और वैनगंगा आगे चलकर आपस में मिल जाती हैं और तब उस कंबाइंड धारा को प्राणहिता कहा जाता है। एग्जामिनर हमेशा उन नदियों पर फोकस करते हैं जिनके मिलने से कोई नया नाम बनता हो। एक और बड़ा ट्रैप जिसका मैप में हिंट दिया गया है वो उसके नाम को लेकर है। जैसा कि हमने देखा, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में एक और कंफ्यूजन होता है, दक्षिण की गंगा। बस एक की शब्द और पूरा आंसर बदल जाता है। यह तो सबसे क्लासिक एग्जामिनर ट्रिक है ना? हम उस पर आएंगे अभी, लेकिन पहले गोदावरी के साउथ में सीक्वेंस देखते हैं। कृष्णा नदी, लंबाई 1400 किलोमीटर, उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है।
गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा आपस में मिलकर एक बहुत ही फर्टाइल जोन बनाते हैं, जिसे विजयवाड़ा के पास क्लियरली देखा जा सकता है। कृष्णा नदी अपनी मैसिव ट्रिब्यूटरीज के लिए जानी जाती है। तुंगा भद्रा, जो तुंगा और भद्रा के संगम से बनती है, वो सबसे बड़ी है। फिर भीमा, कोयना, घटप्रभा और मलप्रभा इसका सारा जल इकट्ठा करती हैं। मूसी नदी भी तो इसी की सहायक है ना, जिसके किनारे हैदराबाद है। हाँ, मूसी एक छोटी पर बेहद फेमस ट्रिब्यूटरी है। और इन बड़ी नदियों का सिग्निफिकेंस ना सिर्फ पानी नहीं है। कृष्णा पर नागार्जुना सागर और अलमाटी जैसे विशाल बांध बने हैं, जो स्टेट्स की इकोनॉमी और पावर जनरेशन चलाते हैं। गोदावरी और कृष्णा की इस विशालता को समझने के बाद जब मैं मैप में और दक्षिण की तरफ देखती हूँ तो मुझे कावेरी नदी मिलती है। लंबाई 805 किलोमीटर, कर्नाटक में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों के तला कावेरी से निकलती है। इस पर शिवा समुद्रम जलप्रपात और तमिलनाडु का मेट्रो डैम बना है। कावेरी के साथ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन जुड़ा हुआ है। वहीं मैं देख रही थी, यहाँ इस डीप डाइव का सबसे सरप्राइजिंग एक्सेप्शन मिलता है। हमने शुरू में रूल बनाया था कि प्रायद्वीपीय नदियां प्योरली सीजनल होती हैं, बस मॉनसून पर डिपेंड करती हैं। लेकिन सोर्स कहता है कि कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र 12 मासी यानी पेरिनियल नदी है। यही तो ट्विस्ट है। पर इसमें साल भर पानी कहाँ से आता है, जबकि वहां कोई ग्लेशियर भी नहीं है? ये एक्सेप्शन प्योर भूगोल का सबसे शानदार हिस्सा है। मेरा मानना है कि इसे हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। भारत में बारिश मुख्य तौर पर समर में आने वाले दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट मानसून से होती है, राइट? हाँ, जो हम रेगुलर मानसून देखते हैं। कावेरी का अपर हिस्सा जो कर्नाटका में है, उसको गर्मियों के इस मॉनसून से भारी बारिश मिलती है। लेकिन जब सर्दियों में हवाएं लौटती हैं, जिसे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व मॉनसून कहते हैं, तो उस लौटते हुए मॉनसून से तमिलनाडु के कोस्टल क्षेत्रों में भयंकर बारिश होती है। वेट, और कावेरी का लोअर हिस्सा तो तमिलनाडु में बहता है? एकदम सही। कावेरी का लोअर हिस्सा टीएन में ही बहता है। तो बेसिकली गर्मी में शुरुआती रास्ते पर साउथ वेस्ट मानसून से पानी मिलता है और सर्दी में आगे के रास्ते पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से पानी मिलता है। इस ड्यूअल मानसून पैटर्न की वजह से कावेरी साल भर बहती रहती है। कमाल का मैकेनिक्स है ये। एक मॉनसून सामने से धक्का दे रहा है, दूसरा पीछे से पानी भर रहा है। और इस 12 मासी नेचर की वजह से ही वो सबसे बड़ा ट्रैप पैदा होता है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, दक्षिण की गंगा वाला ट्रैप। बिल्कुल, क्योंकि कावेरी में असली गंगा की तरह साल भर पानी रहता है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इसलिए इसे दक्षिण की गंगा यानी गैंजीज ऑफ द साउथ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स या एग्जाम देने वालों के लिए बस यही अलर्ट रहना जरूरी है। अगर वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा पूछे तो साइज और एज के आधार पर गोदावरी टिक करना है। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा पूछे तो फ्लो और प्योरिटी के आधार पर कावेरी। एक शब्द और पूरे मार्क्स इधर से उधर हो जाएंगे। यही छोटी छोटी बारीकियां तो एक साधारण पढ़ने वाले को एक टॉपर से अलग करती हैं। एग्जामिनर्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपस में टकराते हुए देखकर एमसीक्यू ऑप्शन सेट करते हैं। सही कहा आपने। चलिए अब इस ईस्ट फ्लोइंग सेक्शन को मैप पर ऊपर की तरफ पूरा करते हैं। हम देखते हैं महानदी को। 858 किलोमीटर लंबी ये नदी छत्तीसगढ़ के दंडाकारण्य क्षेत्र में सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव, इब, मंड, जोंक और तेल है। और इस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड डैम स्थित है। पर एक बड़ा बांध बनाने की जरूरत क्या थी यहाँ? इसका भी एक सीधा ज्योग्राफिकल रीजन है। महानदी जिस इलाके से बहती है वहां उसकी घाटी बेहद चौड़ी और उथली है। जब मानसून में भारी बारिश होती है ना, तो पानी घाटी के ऊपर से बहकर भयंकर बाढ़ लाता था। अच्छा, फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए? यस। हाँ, हीराकुड डैम उस एक्सेस पानी को रोकने और छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा या बोल ऑफ राइस कहते हैं, और उड़ीसा में इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए बनाया गया था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भूगोल और ह्यूमन इंजीनियरिंग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और इस लिस्ट के आखिर में उड़ीसा की 2 और नदियों का स्पेशल मेंशन है पीडीएफ में, ब्राह्मणी और बेतरनी। ब्राह्मणी का निर्माण राउरकेला में संख और दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से होता है। वहीं बेतरनी क्योंझार पठार से निकलती है। इन दोनों का मुख्य हाइलाइट इनका डेल्टा क्षेत्र है, जहां प्रसिद्ध भितरकनिका मैंग्रोव स्थित हैं। आजकल किसी भी एग्जाम में जनरल ज्योग्राफी से ज्यादा एनवायरनमेंट पर फोकस होता है। भितरकनिका मैंग्रोव
वहाँ पाए जाने वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स यानी खारे पानी के मगरमच्छ और विशिष्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये इकोसिस्टम इसलिए जिंदा है क्योंकि ब्रह्मानी और बैटारिनी का पानी और समुद्र का खरापन वहाँ एक यूनिक मड जोन बनाते हैं। और NW5 भी तो यही है ना? हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही ब्रह्मानी नदी पर नेशनल वाटरवे 5 NW5 भी डेवलप किया गया है, जो ट्रांसपोर्ट के नजरिए से एग्जाम का हॉट टॉपिक रहता है।